एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का 2022 में जो पेपर होने वाला है उसके पेपर की जो आपका जो पेपर गणित है यानी जो आपका पेपर मैथ्स है, इस पेपर में मैं आपके 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आई हूँ। क्योंकि आपको पता है जो हमारे डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बैक मैथ्स में और सोशल साइंस और आपके इंग्लिश में लगती है, तो आप मैथ्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आपका पेपर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, तो कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी जितना भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ये आपकी एक तरीके से रिवीजन क्लास है, क्योंकि इस रिवीजन क्लास में मैं आपके जो आपकी राजन सीरीज़ है, जो आपकी न्यू राजन सीरीज़ है और आपकी पवन सीरीज़ और आपके SCERT बुक के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनमें से मैं 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर आपको अपने 5 नंबर पक्के करने हैं तो इस गणित में या गणित में पास होना है तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें और ना ही इस वीडियो को स्किप करें। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझें, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनकी मैथ्स बहुत ही वीक है। तो चलिए आज मैं इस रिवीजन क्लास में आपको 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करना सिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं गणित का जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो आपका पहला प्रश्न है। देखिए 2020 में आया था और डीएलएड 2020 फर्स्ट जो लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका पेपर हुआ था पहले, और फर्स्ट और सेकंड लिखने का मतलब ये होता है जो आपका पेपर होता है उसके बाद जब किसी की बैक लग जाती है तो बैक पेपर होते हैं तो उसमें सेकेंड लिख कर आता है। ठीक है, तो ये जो आपका पहला पेपर हुआ था उसमें देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। यानी आ है समकोण त्रिभुज, बा है अधिक कोण त्रिभुज, सा है विषम बाहु त्रिभुज और दा है त्रिभुज संभव नहीं है। देखिए क्या होता है जब किसी त्रिभुज की भुजा क्या होती है, देखिए त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होता है वो बड़ी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, आपको पता है त्रिभुज हमारा ट्राइंगल में होता है। त्रिभुज का मतलब ये होता है, त्रिभुज को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल, यानी 3 भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है। तो क्या होता है जो हमारा त्रिभुज होता है इसकी जो ये वाली लाइन होती है यानी ये जो एंगल होता है, एक जो इसका एंगल होता है, जो इसकी एक भुजा होती है वो दो भुजा से छोटी होती है। ठीक है, यानी ये दो भुजाएं जो होती हैं वो इस भुजा से हमेशा क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। समझ में आ गया? तो वही यहाँ पर कहा गया है। तो आप क्या करेंगे, 5 और 3 को जब जोड़ेंगे, 5 3 कितना होता है, 5 3 होता है 8, तो 8 बराबर 8। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक सही तरीके से त्रिभुज नहीं बना। ठीक है, जब भी त्रिभुज बनेगा तो उसमें से अगर ये 8 है, ये दो एंगल आपके अगर 8 हैं तो ये वाला जो आपका है, सॉरी ये अगर आपका 8 है तो ये वाली भुजा आपकी क्या होगी, 9 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो मान होता है वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा के जो आपकी भुजा होती है बड़ी, उस भुजा के क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर दो कोणों का योग 9 है तो ये वाला 8 होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो उत्तर नंबर दा है, त्रिभुज संभव नहीं है। अगर ये भी 8 हो गया यानी दो भुजाएं आपकी मिलकर 8 हो गई और आपकी जो बड़ी भुजा वो भी 8 है तो ये त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, तो आपका उत्तर नंबर हो जाएगा दा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा है, वह संख्या जो क्या होती है, जो 1 से लेकर अनंत तक की होती हैं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर यहीं पर पूर्ण संख्या की बात की जाती तो यहाँ पर हम 0 को ऐड कर देते, यानी 0 ऐड कर देते। तो 0 से लेकर जो आपकी 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बात यहाँ पर की जा रही प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, उसके बाद से अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपकी जो प्राकृतिक संख्या है वो है 2। ठीक है, तो उत्तर आपका सही है। फिर आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वही संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसा आपने पढ़ा है, आपने इस बात को फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है और आपके सेकंड सेमेस्टर में भी वही बात, बहुत सारे आपके चैप्टर जो हैं वो सेकंड सेमेस्टर के वो फर्स्ट सेमेस्टर से मिलते जुलते हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के भी ऐड होते हैं। ठीक है,
तो क्या है, जो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 22/7 क्या है, ये P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे हमारा है 0.69, इसको भी हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ पे दशमलव हटाया, जब आप दशमलव को हटाते हैं तो उसके बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उतने हम 0 बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये भी P/Q के रूप में व्यक्त हो गई है। नेक्स्ट हमारा है 5/√16। तो आपको पता है 16 का जो वर्ग होता है, 4 चक्कू 16 होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 16, ठीक है। तो जब हम अंडर रूट से हटाते हैं तो हम इसका वर्ग लिखते हैं, यानी जो वर्ग में जो संख्याएं आती हैं, तो 4 चक्कू 16 होता है, तो 4 हो गया। तो 5/4 इसे भी हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन पाई एक ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में डिटेल में बताया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी जाके पढ़ लें। तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, पाई। पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, और इसको दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि ये आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है कि क्या पाई परिमेय संख्या है या नहीं, या इस तरीके से पूछ लिया जाएगा जैसे ये आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो उत्तर नंबर बा आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। तो मैंने आपको बताया था सर्वसमिका के बारे में, ठीक है। तो सर्वसमिका क्या होती है, जिसमें दोनों पक्ष बराबर होते हैं, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। यानी दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अगर इसका उत्तर 2 आया है तो इसके यानी कि ये जो आपका दायां पक्ष है और बायां पक्ष ये दोनों बराबर होते हैं, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, यानी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। तो 2x + 3 + 5 ये हमारी सर्वसमिका नहीं है। फिर है 4x इज इक्वल टू 2x + 6। तो अगर हम x का मान यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 1 मान लेते हैं, तो 4 × 1 लिख लिया बराबर 2 में x का मान हमने 1 माना ना, तो 2 × 1 लिख लिया प्लस 6। तो यहाँ पर क्या है, 4 × 1 = 4 हो गया, और यहाँ पे 2 × 1 = 2 प्लस 6, 6 2 क्या हो गए 8। तो यहाँ पर उत्तर क्या आया, यहाँ पर उत्तर हमारा जो आया वो 4 = 8 आया। तो यहाँ पर भी ये जो हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर नहीं है, इसलिए सर्वसमिका नहीं है। नेक्स्ट हमारा दा है। दा में भी हमने x = 1 मान लिया। तो क्या है, x = 1 यानी 1 + 4 हो गया बराबर 6 - 3 × 1। तो 4 और 1 हो गया 5 बराबर 6, 3 × 1 = 3, और 6 में से 3 गया 3 बचा। तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है। वही हमने बा उत्तर देखा, जहां पर लिखा है 2, फिर लिखा है x + 1 इज इक्वल टू 2x + 2। अब हमने x = 1 मान लिया, तो 2 यहाँ पर 1 + 1 बराबर 2 × 1 + 2। अब जब हम गुणा करते हैं तो दोनों पक्ष को करते हैं गुणा, तो 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 1 = 2 बराबर 2 × 1 = 2 प्लस 2। तो 2 2 4 हो गए और 2 2 4 हो गए, यानी दोनों पक्ष क्या हैं, हमारे बराबर हैं। तो सर्वसमिका किसे कहते हैं, जहां पर दोनों पक्ष बराबर होते हैं उन्हें हम सर्वसमिका कहते हैं। बस इतना बात दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। इतनी बात अगर आप दिमाग में रख लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बा उत्तर हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है हमारा 3x + 2 इज इक्वल टू 81। तो x का मान होगा। तो क्या होता है, जब भी इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 3x + 2 लिखा है और यहाँ पर 81 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा वर्ग देंगे जिससे हम 81 को इससे ऐसे संख्या से गुणा करेंगे जो उसका वर्ग आ जाए, ठीक है। यानी इस तरीके से हम एक वर्ग बना लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, 9 × 9 = 81 होता है, 9 × 9, तो 9 × 9 = 81 होता है। हम इसको क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो संख्या होगी उसी से वो करते हैं। तो 81 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, यानी 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर x + 2 बराबर 81 को हम लिखेंगे 3 की पावर क्या हो जाएगा 4, यानी कि जब हम 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 81। समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस तरीके से आप लासा निकाल के भी कर लेते हैं या मासा निकाल के भी, कि क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 = 3। देखिए कितनी बार 3 आया, 1 2 3 4, यानी 3 की पावर 4।
ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास उत्तर क्या आया, हमारे पास आया, अब यहाँ पर जो होगा उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 9 9 81 हो गए तो 9 लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो हम इन जो वर्ग हैं इनको देख लेते हैं। तो x + 2 बराबर हो गया 4, तो x बराबर 4 और 2 उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 हो गया, इसलिए x बराबर 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो उत्तर आया आपका 2। देखिए आपके ऑप्शन में उत्तर है, ये देखिए उत्तर आपका सही है, उत्तर आपका आ गया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 0.000001 का वर्ग रूप होता है। तो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। हमेशा क्या होता है आपको पता है, दो संख्याओं का वर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके 0 कितने हैं, यहाँ पर आपके यहाँ पर जैसे 2 मान लिया, इसको 2 बना लिया, इसको 2 बना लिया, तो हमारे पर क्या हो गया, यहाँ पर है एक चीज़ हम आपको एक वैसे समझा देते हैं। यहाँ पर क्या है 0 पॉइंट कितनी बार 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 है। अब हम इसको वर्ग बना लेते हैं, तो वर्ग हमेशा 2 का बनता है, तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए और ये तो पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसको हम वैसे ही उतार लेते हैं। यहाँ पर हमारे 0 के कितने वर्ग बने, 2, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 0 उतार लिया और यहाँ पर 1, यही हमारा उत्तर हो गया और आपने वर्ग लगा दिया। ठीक है, ऐसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बा उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 3/-4 माइनस, फिर ब्रैकेट में है -5/-4 का मान कितना है। तो इसको सॉल्व करके बताना होता है। तो यहाँ पर है 3/-4, तो हम -3/4 उतार लेते हैं और यहाँ पे माइनस से माइनस कर लिया। और जब भी -5/-4 होता है, तो जब ऊपर नीचे जो भी आपके ऋणात्मक संख्या हो या गुणात्मक संख्या हो, उसको हम क्या करते कट देते, तो ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या बचा 5/4। अब हमारे पास हर जो है वो क्या है, समान है। जब हर समान होते हैं तो हम उनको वैसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हर समान है, तो हम क्या करेंगे, 4 को हमने ऐसे उतार लिया। अब जब हर समान होते हैं तो संख्याएं भी समान हो जाती हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, -3 और -5 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से हमारा क्या होगा, तो -3 में से जब -5 को जब ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 8/4। ठीक है, क्या हो गया 8/4। अब हम 4 को भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया, उत्तर हमारा आ गया 2। कितना आ गया उत्तर हमारा 2, उत्तर हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो मैंने आपको बताया, वे संख्याएं जो 1 से कटती हैं और खुद से कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या होता है, वे संख्याएं जो 1 से और खुद से विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्या देखिए इसमें क्या है, 81, 9 9 81 हो जाता है, 83 भी आपका 83 नहीं होगा। ठीक है, 83 अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर 81 जो है ये भाज्य है। नेक्स्ट है, यहाँ पे 81 और 89 है, तो 81 और 89, 9 9 81, यानी कि ये भाज्य संख्या हो गई, इसलिए ये भी आपका उत्तर गलत है। फिर आपका हो गया 83 और 87, 87 आपका 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, तो 3 9 27। ठीक है, तो ये भी आपकी भाज्य संख्या हो गई, ये भी उत्तर आपका नहीं है। फिर आपका हो गया 83, 83 केवल 1 से कट सकता है और 83 एकम 83 यानी 83 से कट सकता है, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 89 भी आपका केवल 1 से कटेगा, 1 89 89 और 89 एकम 89 यानी कि खुद से कट सकता है और 1 से कटता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो द उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अनु का मतलब होता है बाद, अनु का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, तो 6 के बाद वाली कौन सी प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि जो संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या यानी 6 में 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब भी अनुवर्ती पूछता है तो आप 1 जोड़ दोगे, और जब भी कहता है पूर्ववर्ती संख्या बताइए, पूर्व मतलब पहले, ठीक है, अनु मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले, तो जब भी पूर्ववर्ती पूछेगा तो 1 आप माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, अनु पूछा है, अनुवर्ती संख्या पूछी है, तो 6 में आप 1 को ऐड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 7, यानी आपका उत्तर क्या है, केवल 7, यानी द उत्तर आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है स्क्रीन पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से x डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, तो x अंश का मान कितना होगा। जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आपको पता है कि जो हमारी ये लाइन, ये हमारा त्रिभुज है, इसमें हम कैसे इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है जो हमारी इस तरीके की ये जो लाइन है, ये हमारी क्या हो गई, 180 अंश की हो गई। ठीक है, सबसे पहले हम बाहरी संख्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। तो 180 अंश की हो गई। तो जब भी आपको पता है, जब भी आप किसी कोण को बनाते हो तो इस तरीके का जो कोण होता है, ये हमारा क्या होता है, 180 अंश का होता है। कितना होता है, 180 अंश का। तो यानी कि ये वाली जो हमारी संख्या है, ये हमारी 180 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, 180 अंश का कोण बना रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 180 में 107 को माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 107 यानी इतना भाग इसका काट देंगे, 180 में इतना भाग हम इसका हटा देंगे, तभी तो भाई हमें त्रिभुज मिलेगा, तभी तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस भाग को हटाएंगे तो 180 में से, जब 180 अंश में से 107 अंश को हटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 73 डिग्री। 73 डिग्री आ जाएगा, यानी कि जो इतना हमारा पोर्शन है ये क्या है, 73 है। अब हमें ये सब मिल गए। और जब भी पता है जो आपकी त्रिभुज की सारी भुजाएं जो होती हैं वो 180 के बराबर होती है। कितने अंश के बराबर होती है, 180 अंश के बराबर होती हैं। तो हम सभी को ऐड कर लेंगे। हमारे पास क्या आया, 73 डिग्री प्लस x प्लस 51 बराबर 180। ठीक है, अब इनको जब जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 73 और 51 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 124। 124 आएगा, 124 प्लस x बराबर 180। अब x बराबर 180 माइनस 124 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस से है तो जब इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 180 में 124 घटाएंगे तो आ जाएगा 56 डिग्री। यही आपका उत्तर है। तो देखिए क्या 56 आपके उसमें है, देखिए 56 आ गया। ठीक है, बा उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट है ऋण पूर्णांक संख्या है। तो ऋण पूर्णांक संख्या यहाँ पर कहा गया है। तो आपको पता है कि पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, जो 0 से लेकर शुरू होती हैं, 1 2 3 4 और इधर से -1 -2 -3 इस तरीके से शुरू होती हैं। तो यहाँ पे ऋण पूर्णांक संख्या पूछी है, तो ऋण पूर्णांक संख्या जो आपकी है वो है -5, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या पूछी है ना, माइनस आपके निगेटिव नंबर को पूछा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और जो ये आपकी -3/5 है, ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपकी पूर्ण संख्या है माइनस। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए आ उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट है आपका 13 आपका क्वेश्चन है, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त की जाती हैं। कुछ भी आपसे पूछ ले 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 3 से 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, -1 से 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या। तो किसी भी दो संख्या के बीच जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, उसका सिर्फ एक ही उत्तर होता है, अनंत। यानी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, ये दिमाग में बसा लीजिए, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही क्वेश्चन आए फटाक से अनंत मारो। ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, कोई भी गिनती नहीं होती कि कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14, -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो -8 का योगात्मक प्रतिलोम जो है वो क्या होगा, जैसे मान लो a प्लस किसी भी संख्या को जब हम किसी संख्या से जोड़ते हैं तो उसका मान हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो माना a हमने -8 मान लिया प्लस b बराबर 0। तो जब भी आपका योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 8 हो गया। तो किसी भी संख्या का अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो आप क्या कहेंगे, -8 का अगर योगात्मक प्रतिलोम बोला है तो आप कहेंगे +8, और अगर कहता है कि +8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है तो आप कहेंगे -8। समझ में आ गया, क्या कर देंगे, उसको बदल देंगे। ठीक है, माइनस में, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में बदल देंगे, प्लस है तो माइनस में। तो क्या यहाँ पे +8 आपका आंसर है, नहीं है, तो उत्तर आपका होगा इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर होता +8 तो ये आपका उत्तर होता, यानी -8 का योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो +8 हो जाएगा, और +8 का योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो -16 का योगात्मक प्रतिलोम जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उत्तर नहीं है तो यहाँ पर भी आपका होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक,
नेक्स्ट है आपका, जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो ऐसे संबंध को हम समान अनुपात कहते हैं। ठीक है, कहते हैं नहीं समानुपाती, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। उत्तर नंबर सा आपका सही है। नेक्स्ट है समानुपाती पदों यानी 20:30 और समानुपात 60:90 में, इसमें हमें पहचानना है कि कौन सी मध्य पद हैं और कौन से बाह्य पद हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पद होते हैं इन्हें हम मध्य पद कहते हैं, और ये जो बाहर के जो पद होते हैं उन्हें हम बाह्य पद कहते हैं। तो ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा, जो बीच के पद होते हैं उन्हें मध्य पद कहेंगे, मध्य मतलब बीच होता है। ठीक है, और जो बाहर वाले पद हैं ये हमारे क्या होते हैं? बाह्य पद होते हैं। तो इनमें से मध्य पद क्या है? 30 और 60 जो है वो हमारा मध्य पद है। ठीक है, और 20 और 90 जो है वो बाह्य पद है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दिया है। 20 और 60 हमारा मध्य पद, एकदम गलत है। 20 और 60 मध्य पद नहीं है, मध्य पद है 30 और 60, तो ये गलत है। फिर बा उत्तर दिया है 30 और 90 बाह्य पद है, एकदम गलत है। 20 और 90 हमारा बाह्य पद है, तो ये भी गलत हो गया। फिर है 20 और 30 बाह्य पद है, 20 और 30 बाह्य पद नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर कहा गया है 30 और 60 मध्य पद है, एकदम सही उत्तर है। 30 और 60 हमारा क्या है? मध्य पद है। तो उत्तर नंबर द आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि क्या है यहाँ पर? देखिए क्या होता है, जब भी ये जैसे 25 है अनुपात 75 है, समान अनुपात 500 है, अनुपात 1000 है, तो इससे क्या होता है, जब भी आप मध्य पद और बाह्य पद में जब गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद जो बाह्य पद और मध्य पद क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इसमें से आपके जो मध्य पद और बाह्य पद हैं वो बराबर नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल जो है वो मध्य पदों के गुणनफल के गुणनफल नहीं है। ठीक है, तो उत्तर नंबर बा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 और 54 का मध्यानुपाती है। तो 6 और 54 का इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अब इसको ध्यान से देखिए। कहा है 6 और 54 का मध्यानुपाती है, तो यहाँ पर मध्यानुपाती नहीं दिया गया। जब कोई चीज़ नहीं दी जाती तो उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो 6:x समान अनुपात x अनुपात 54 ऐसे लिख लेंगे, यानी मध्यानुपाती हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको मध्य अनुपात को मध्य अनुपात से और बाह्य अनुपात को बाह्य अनुपात से गुणा करते हैं। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? 6 × 54 बराबर x हो जाएगा x²। ठीक है, x² हो गया। अब 6 को जब 54 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 होता है, 6 पंचे 30, 2 32 हो गया, बराबर x²। तो x² यहाँ पर है, अगर हम इसको x मान लेंगे तो ये हमारा 324 जो है ये अंडर रूट में आ जाएगा, और 324 18 का होता है, 18 324 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्तर। तो उत्तर हमारा क्या हो गया? 18। देखिए ऑप्शन में 18 है, हो गया 18। समझ में आ गया। नेक्स्ट है 5:5 समान अनुपात x अनुपात 45 में x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा? हम बाह्य पदों को बाह्य पदों से गुणा कर देते हैं और मध्य पदों को मध्य पद से गुणा कर देते हैं। तो बाह्य पद का गुणा करेंगे 5 × 45 बराबर मध्य पद का गुणा करेंगे तो 5 × x हो गया। ठीक है, अब हम इनको गुणा कर देते हैं। तो 45 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 25, 5 को 20, 2 22। ठीक है, 525 आया और बराबर 5x। ठीक है, अब हम 5 को इधर ले आएंगे तो 225/5 बराबर x हो गया। ठीक है, तो 5 को जब 225 से काटेंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया? 45। तो हमारा x क्या आ गया? 45 आ गया। ठीक है, तो देखिए उत्तर 45 है, यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया उत्तर। अब नेक्स्ट है हमारा 21वां सवाल है 9, 12, 18 का लासा है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो हमारी 9, 12 और 18 तीनों से विभाजित हो जाए वह कौन सी है? तो वह संख्या हमारी जो है वो है 36। क्या है? 36। 9 चौक 36, 12 तियां 36। ठीक है, इस तरीके से, और 18 दूना 36। ठीक है, तो हमारी 36 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। तो उत्तर नंबर बा आपका सही है। नेक्स्ट है 9 के अपवर्तक हैं। 9 के अपवर्तक का मतलब होता है वह संख्या जो 9 जो है जिस संख्याओं से विभाजित हो जाए, जिस संख्याओं से इनका डिवीजन हो जाए। ठीक है, ये जिस संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो
1 9 9 हो जाता है, 3 3 9 होता है, 9 1 9 होता है। ठीक है, ये 1 3 9 संख्या ऐसी है जो 9 के अपवर्तक है। ठीक है, यानी इतनी संख्याओं से हम 9 को काट सकते हैं। तो देखिए 1 3 9 किसी ऑप्शन में है, तो 1 3 9 किसी, ये आपका थोड़ा गलत छप गया है, तो 1 3 9 किसी ऑप्शन में नहीं। उत्तर नंबर सा आपका होगा, इसमें से 6 काट दीजिएगा, 6 से 9 नहीं कटेगा। ठीक है, 1 3 9। ठीक, नेक्स्ट है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो बा उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, बा उत्तर सही है। नेक्स्ट है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो आपको पता है पूर्ण संख्या शून्य से लेकर जितनी भी संख्याएं होती है, 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। तो 0 आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट है एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। भाई एक तो किसी से कट नहीं जाएगा, और दूसरी बात है ये अभाज्य भी नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से और स्वयं से कटे, है ना। तो यह अभाज्य संख्या भी नहीं है, इसलिए ये आपका उत्तर होगा ना तो यह भाज्य है और ना ही अभाज्य है। नेक्स्ट है आपका क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर क्या होगा। यानी कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसी संख्याएं हैं। तो क्रमागत दो संख्या, क्रमागत मतलब हो गया 1 और 2, ये 2 क्रमागत संख्याएं होगी। ठीक है, तो इनका जो अंतर होगा वो क्या होगा। तो 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाए, 1 आ जाएगा। 3 में 4 घटाओगे, 4 में 3 घटाओगे तो भी 1 आ जाएगा। 5 में 4 घटाओगे तो भी 1 आ जाएगा। तो 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो अंतर जो है वो आपका 1 आ जाता है। यानी किसी एक संख्या से आप दूसरी संख्या को घटाओगे तो यानी क्रम में वो संख्या अगर होगी तो वो क्या होगी, उसका उत्तर 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। जब आप किसी संख्या से शून्य को घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी शून्य संख्या ही प्राप्त होती है। यानी किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर क्या प्राप्त होती है, किसी भी संख्या में से शून्य घटाने पर आपकी वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि आप मान लो 2 में से शून्य को घटाएंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, 3 में से 0 को घटाएंगे 3 प्राप्त होगा, 4 में से 0 को घटाएंगे 4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो वही संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो उत्तर नंबर सा आपका सही है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 5 आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, वरना आप बहुत बोर हो जाएंगे। कल ये आपको और भी सारी चीज़ें पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो आज बस यहाँ तक रखते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और हर एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा। बहुत ज़्यादा मैथ्स टफ नहीं है, आपके सेकेंड सेमेस्टर की कुछ चीज़ें टफ हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी, आपको सॉल्व कराऊंगी। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ पे पढ़ लीजिए, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सभी हमारे जितने भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उनको देखते हुए कि कुछ अच्छे होंगे, कुछ मैथ्स में वीक हैं, तो वीक जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु हैं मैथ्स में, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने सभी वीडियोस को पढ़ाया है ताकि एक एक चीज़ों को वो समझ सके। और ये आपके राजन सीरीज, पवन सीरीज और SCERT बुक के सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। ये स्पेशली आपका नहीं है कि आपके राजन सीरीज करा रहे हैं और पवन सीरीज करा रहे हैं, अब आप कंफ्यूज हो जाओ, एक बार राजन सीरीज करो फिर एक बार पवन सीरीज फिर SCERT बुक। इसलिए मैं सभी को एक साथ लेकर आई हूँ, सभी को एक साथ पढ़ा दूंगी ताकि आपको पेपर में कन्फ्यूजन ना हो और आपका टाइम भी बचे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो बैच के जो आपके बैच में जितने भी प्रशिक्षु हैं, आप अपने कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि जितने भी प्रशिक्षु हैं वो अच्छे से इसको पढ़ सकें। तो मिलते हैं इसी तरीके से मैथ्स की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।